यहाँ क्या कहा जा रहा? मंत्र प्रयोग करने वाला सदा सही हो या दुरा सही, सामने वाले के प्रति अच्छा सोचता हो या बुरा, वो उसके भावों पर है कि वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा। वो कैसा भी सोचे, इसमें कोई नियम नहीं है। मंत्र का प्रयोग करने के लिए और मंत्र के प्रयोग की सिद्धि के लिए नियंत्रित मना होना जरूरी है। तंत्र मंत्रों की व्यवस्थाएं आप सभी जानते हो, और अशुभ कर्म के योग से परेशानियां विपत्तियां आती हैं, ये भी जानते हो। जब आपत्तियां विपत्तियां आती हैं तो हम उसमें अपने ही कर्म का फल है ऐसा न समझते हुए इसकी वजह से परेशान हो रहे, उसकी वजह से परेशान हो रहे, ऐसा किया वैसा किया, इस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और मंत्रों का प्रयोग करने में आशय तुम्हारा कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मंत्र की साधना के लिए मन की एकाग्रता जरूरी है। मन की एकाग्रता है तो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, और मन की एकाग्रता नहीं है, मन में चंचलता है, तो किसी भी तरह का मंत्र ना तो सिद्ध होगा और सिद्ध हुआ मंत्र काम भी नहीं करेगा। उपाय अच्छा बताया है। आतंकवाद के लिए कैसे नियंत्रित करें आदि आदि प्रयोग भी गुरुवर ने अच्छा बताया। साधित मंत्रों से मंत्र तो होते हैं 7 नींबू, प्रति नींबू में आर पार हुई है सुई, काली डोर बंधी है जिन पर, फिर फल उछाल दिए जाते हैं शून्य आकाश में, काली मेघ घटाओं की कामना के साथ। मंत्र प्रयोग के बाद प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती, हाथों हाथ फल सामने आता है, यह एकाग्रता का परिणाम है। मंत्रों की सिद्धि के लिए मन की एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है, और मन की एकाग्रता लाने के लिए आपका लक्ष्य सुनिश्चित करना जरूरी है। आप लक्ष्य सुनिश्चित करोगे तो मन भी साथ देगा और तन भी साथ देगा, और लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया तो काम बिगड़ जाएगा। प्रतीक्षा की आवश्यकता पड़ती नहीं, स्थिर मन से मंत्र का प्रयोग कर दिया तो फल तत्काल मिलता है, हाथों हाथ फल सामने आता है, यह एकाग्रता का परिणाम है। मंत्र प्रयोग करने वाला सदा सही हो या दुरा सही, इसमें कोई नियम नहीं है, नियंत्रित मना हो बस। राम ने मंत्र की सिद्धि की, राम के लिए मंत्रों ने काम किया। रावण ने मंत्रों की सिद्धि की, रावण के लिए मंत्रों ने काम किया। मंत्रों को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि कौन सिद्ध कर रहा। मंत्रों के माध्यम से सिद्धियां उन्हीं को होंगी जो मन की एकाग्रता से सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध होने के बाद वह स्वामी फिर कैसा उपयोग करता है, ये बात की बात है, पर जिसने अपने मन को लगाया, एकाग्र किया, मंत्र उनको सिद्ध हो जाते हैं। अब फिर बाद में उन मंत्रों का सदुपयोग करने वाला कौन, दुरुपयोग करने वाला कौन, उसके अभिप्राय पर आधारित है। तो मंत्र प्रयोग करने वाला सदा सही हो या दुरा सही, इसमें कोई नियम नहीं है, नियंत्रित मना हो बस, यही नियम है, यही नियोग, और यही हुआ।
घनी घनी घटाएं मेघों की गगनांगन में तैरने लगी। घनी घनी घटाएं बादलों की गगनांगन में आकाश में तैरने लगी। छासा गया तामसता का साम्राज्य, धरती का दर्शन दुर्लभ हुआ। धरती जीवित है या नहीं मात्र पैर ही जान सकते हैं। धरती जीवित है या नहीं मात्र पैर ही जान सकते हैं। रो रो नरक की रात्रि, रो रो नरक की रात्रि। यात्रा करती आई हो ऊपर, वर्ण विचित्रता का विलय हो रहा। प्रारंभ हुआ प्रचंड पवन का प्रवाह, जिसकी मुट्ठी में प्रलय छिपा है। पर्वतों के पद लड़खड़ाए और पर्वतों की पगड़ियां धरा पर गिर पड़ी। पर्वतों को पगड़ियां पहना दी और पर्वतों की पगड़ियां धरा पर गिर पड़ी। वृक्षों में परस्पर संघर्ष छिड़ा। कसकसाहट आहट, कसकसाहट आहट स्पर्श का ही नहीं स्पर्श का भी स्पर्शन होने लगा। मृदु कठोर का भेद नहीं रहा। गुरुतर तरुओं की जड़ें हिल गईं। कई वृक्ष शीर्षासन सीखने लगे। कई वृक्ष शीर्षासन सीखने लगे। बांस दंडवत करने लगे। धरा की छाती से चिपकने लगे। बड़ी कल्पना से लिखा गया है काव्य, सामान्य बात नहीं है। इतना विस्तार करने में कोई कथा का आधार भी नहीं था, लेकिन एक उद्देश्य को लेकर के जो माटी की यात्रा आगे बढ़ रही, उस यात्रा में प्रसंगानुसार यह संदर्भ जोड़े जा रहे हैं। प्रसंगानुसार जो भी संदर्भ जुड़ते हैं वह उसी जगह रोचक भी लगते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रारंभ हुआ प्रचंड पवन का प्रवाह, जिसकी मुट्ठी में प्रलय छिपा है। पर्वतों के पद लड़खड़ाए और पर्वतों की पगड़ियां धरा पर गिर पड़ी। पर्वतों की पगड़ियां धरा पर गिर पड़ी। वृक्षों में परस्पर संघर्ष छिड़ा। कसकसाहट आहट स्पर्श का ही नहीं स्पर्श का भी स्पर्शन होने लगा। मृदु कठोर का भेद नहीं रहा। गुरुतर तरुओं की जड़ें हिल गईं। कई वृक्ष शीर्षासन सीखने लगे। शीर्षासन क्या? शीर्षासन का मतलब उल्टे हो जाओ। सिर ऊपर रहता है, उसको नीचे कर लो। पैर नीचे रहते हैं, पैरों को ऊपर कर लो। इस मुद्रा का नाम शीर्षासन है। कई वृक्ष शीर्षासन करने लगे। धरा की छाती से चिपकने लगे। धरा की छाती से चिपकने लगे। कर्ण कटुक अवश्राव्य। कर्ण कटुक कानों को कर्कश कटुक लगने वाला। कर्ण कटुक अश्राव्य मेघों का गुरु गर्जन इतना भीषण होने लगा कि हर्षोल्लास नर्तन तो दूर, हर्षोल्लास नर्तन तो दूर, मयूर समूह का वह कूक भी मूक हो गया। कर्ण कटुक अश्राव्य मेघों का गुरु गर्जन कानों को चुभता है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अश्राव्य ऐसा मेघों का गुरु गर्जन। मेघ गड़गड़ाने लगे। इतना भीषण होने लगा कि हर्षोल्लास नर्तन तो दूर,
मयूर समूह का वह कूक भी मूक हो गया। मेघों को क्रोधित मदोन्मत्त करने वाली बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मेघों को क्रोधित मदोन्मत्त करने वाली बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मान मर्यादा से उन्मुक्त चपला अभिलाषी, बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मेघों को क्रोधित मदोन्मत्त करने वाली बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मान मर्यादा से उन्मुक्त चपला अभिलाषी। क्या बात है, कितने बढ़िया संदर्भ हैं यहां पर। कूक भी मूक हो गया, मयूर समूह की कूक मूक। मेघों को क्रोधित मदोन्मत्त करने वाली बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मान मर्यादा से उन्मुक्त चपला अभिलाषी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा का मतलब ये होता है बारिश जब मोटे रूप में आने लगती है तो मूसल मोटा होता है, तो मूसल जैसी मोटी मोटी धार, उसको मूसलाधार वर्षा कहते हैं। मूसलाधार वर्षा होने लगी। छोटी बड़ी बूंदों की बात नहीं, छोटी बड़ी बूंदों की बात नहीं, जलप्रपात सम अनुभवन है यह। धरती डूबी जा रही है जल में। जलप्रपात सम अनुभवन है यह कि धरती डूबी जा रही है जल में। जली सत्ता का प्रकोप चारों ओर घटाटोप है, और जली सत्ता का प्रकोप भी चारों ओर घटाटोप बना हुआ है। दिवस का अवसान कब हुआ पता नहीं चल सका, दिवस का अवसान कब हुआ पता नहीं चल सका। तमस का आना कब हुआ कौन बताए, किससे पूछे, और बादलों का घुमड़न घुटता जा रहा। बिजली का उमड़न चलता रहा। रुक रुक कर ओलावृष्टि होती गई, शीतलहर चलती गई, प्रहर प्रहर ढलते गए। ऐसी स्थिति में फिर भला निद्रा वो आती कैसे, और किसे इष्ट होगी वह निद्रा। फलानुभूति भोग और उपभोग के लिए, फलानुभूति भोग और उपभोग के लिए काल और क्षेत्र की अनुकूलता भी अपेक्षित है। केवल भोग सामग्री ही नहीं। क्या कहा, फलानुभूति भोग और उपभोग के लिए काल और क्षेत्र की अनुकूलता भी अपेक्षित है, केवल भोग्य सामग्री ही नहीं। अब नाम आएंगे विशेष विशेष। इस भीषण प्रलयकालीन स्थिति में भी परिवार का परीक्षण अविकल चलता रहा। इस भीषण प्रलयकालीन स्थिति में भी परिवार का परिरक्षण अविकल चलता रहा। गुणग्राही गजगण से, हाथियों के झुंड ने परिवार को अपने घेरे में बिठा लिया। अविकल चलता रहा गुणग्राही गजगण से। बादल दल छट गए हैं। देखो क्या बात आई, बादल दल छट गए हैं।
काजल पल कट गए हैं, बादल दल छट गए हैं। काजल पल कट गए हैं, वरना लाली क्यों फूटी है सुदूर प्राची में। वरना लाली क्यों फूटी है सुदूर प्राची में, और परिवार खड़ा है नदी तट पर जा। अब इतनी पंक्तियों में जो बात आई है उसका संबंध सन 1984 से जुड़ा हुआ है। भारत देश के पंजाब प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर खालिस्तान को लेकर के जो आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थीं, उस पर नियंत्रण करने के लिए उपाय बनाए गए। और देखो क्या कहा जा रहा है यहां पर, बादल दल छट गए हैं, काजल पल कट गए हैं। काजल पल काले दिन कट गए हैं, बादलों के दल छट गए हैं। अब यहां पर बादल कह दिया, और पंजाब की राजनीति में बादल सिंह जी थे। और फिर क्या कहते, वरना लाली क्यों फूटी है सुदूर प्राची में। तो इसी में वरना लाली की जगह बरनाला, 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 बरनाला राजनेता पंजाब के उस समय की स्थिति थी। बादल, बरनाला, दोनों के नाम प्रास में आ गए। यहां पर कैसे आ गए, बादल दल छट गए हैं एक बात, और वरना लाली क्यों फूटती सुदूर में। इसका मतलब है ये पंक्तियां उसी प्रसंग को मानस में रख करके लिखी गई हैं। राजनीतिक संदर्भ वह 1984 का था, लेकिन दार्शनिकता इसमें बहुत पुरातन प्राचीन भी हो सकती है।